आधुनिक उपचार पद्धति एलोपैथी हमेशा से आयुर्वेद को अपने से कमतर आंकती आई है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। सभी पद्धतियां ही अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं और एक आम रोगी को सभी चिकित्सा पद्धतियों में से उचित सामंजस्य बैठाकर निर्णय लेना चाहिए और अपने रोग के अनुसार उचित चिकित्सा प्रणाली का चयन करना चाहिए। इस विषय को समझाने में वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन जनहित में यह निश्चित रूप से कारगर है, इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे आयुर्वेद, एलोपैथी या कोई भी और दूसरी अल्टरनेट्स अपने अपने स्थान पर कैसे श्रेष्ठ हैं। एक 40 वर्षीय पुरुष रोगी एलोपैथी डॉक्टर के पास गया और बताया कि सर, मुझे कमर में कई दिनों से असहनीय दर्द हो रहा है। कई बार यह दर्द पैरों की तरफ जाता है, जिससे चलने में परेशानी होती है। इसके अलावा गर्दन में भी दर्द रहता है, जो कंधे की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है। हाथ पैर में जकड़न रहती है, थकान कमजोरी भी रहती है। मेरा कार्य ऑफिस में कंप्यूटर पर बैठने का है और वजन लगभग 85 किलो है। अब एलोपैथी डॉक्टर ने रोगी का बीपी चेक किया और रोगी को बताया कि आपका बीपी 130 और 90 है। वैसे तो यह लगभग नॉर्मल है। आप एक काम कीजिए, अभी दर्द के लिए एक दवा लिख देता हूँ, आप 1-2 दिन इसे खा लीजिए। साथ ही कुछ जरूरी टेस्ट लिखे हैं, इनको करवा कर मुझसे मिलिए। टेस्ट इस प्रकार लिखे थे: CBC, RBS, यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, विटामिन D3, यूरिन REME, एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन एंड CT स्कैन लंबर स्पाइन। तो रोगी ने कहा कि ठीक है सर, क्या सभी टेस्ट जरूरी हैं? एलोपैथी डॉक्टर ने कहा, हाँ, आपकी दिक्कत को सही से समझने के लिए सभी जरूरी है। रोगी अगले दिन सुबह खाली पेट शहर की प्रसिद्ध लैब में गया और वहां पहुंचने पर उसे यह पता चला कि जो टेस्ट उसे लिखे गए हैं उनकी कुल कीमत है, उसमें सिर्फ 500 रुपये ज़्यादा देने पर उसके लगभग 40 तरह की जाँचें को भी इस पैकेज में शामिल कर दिया जाएगा। रोगी को लगा कि चलो अच्छा ऑफर है, इसे भी करवा लेते हैं, शायद कुछ और पता लग जाए। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद रोगी को पता चलता है कि उसका विटामिन D3 थोड़ा कम था, कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन से थोड़ा बढ़ा हुआ था, बाकी की रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन और CT स्कैन लंबर स्पाइन में मामूली सा डीजनरेटिव चेंज था, जो कि उसका उम्र के हिसाब से स्वाभाविक था। रोगी सभी टेस्ट रिपोर्ट को इकट्ठा करके अपने एलोपैथी डॉक्टर साहब के यहाँ अपनी ऑफिस से छुट्टी लेकर बड़ी टेंशन में पहुंचा। टेंशन के चलते घबराहट बहुत थी। का बीपी तो 160 और 100 निकला। डॉक्टर साहब ने कहा, जैसे मैंने सोचा था लगभग वैसा ही निकला है। विटामिन D3 कम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी भी बढ़ी है, साथ में एक्सरे CT स्कैन में आर्थराइटिस के लक्षण मिले हैं। आप हमारे यहाँ ECG और करवा लीजिए, फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। मरीज भगवान को याद करते हुए अपना ECG करवाता है। ECG करवाने के बाद ECG वाले से पूछता है कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। ECG वाला कहता है कि सर, ये तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे, आप यह ECG की रिपोर्ट लीजिए और डॉक्टर साहब से मिलिए। मरीज अपने नंबर का इंतजार करते और बढ़ते हुए सस्पेंस के साथ आखिरकार दोबारा डॉक्टर साहब के कमरे में पहुंचता है। एलोपैथी डॉक्टर ने ECG देखते हुए मरीज से कहा कि आपकी ECG से कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा, आपके परिवार में किसी को बीपी की शिकायत तो नहीं? अब मरीज कहता है कि हाँ सर, मेरे मम्मी पापा दोनों को ही बीपी की शिकायत है। एलोपैथी डॉक्टर कहता है कि ठीक है, जितना जल्दी हो सके ईको की जांच करवा लेना, बाकी आपको मैं बीपी, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन D3, ताकत व दर्द की कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इनको लीजिए। दर्द वाली जगह पर यह क्रीम भी लिखी है, दर्द वाली जगह पर यह ऑइंटमेंट भी लिखी है, इसकी मालिश कीजिए, ठंडी चीज़ों से परहेज कीजिए और थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। गर्दन के दर्द के लिए सर्वाइकल पिलो ले लीजिए और बाहर हमारी डाइटिशियन बैठी है, उससे अपना डाइट चार्ट बनवा लीजिए। ईको करवा कर मुझसे दोबारा मिलिए, तब तक यहाँ दवाइयाँ खाइए। अब मरीज ने डॉक्टर से पूछा कि सर, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। ईको जब हो जाए तब उसे भी दिखाना, बीपी की दवाई कभी बंद नहीं होगी। बाकी की दवाओं को देखते हैं आगे क्या करना है। और रोगी डॉक्टर साहब के कमरे से निकलकर डाइटिशियन के पास पहुंचता है और वह छोटे मोटे परहेज बताती है। रोगी धीरे से डाइटिशियन से पूछता है, कभी कभी अल्कोहल या नॉन वेज ले लेता हूँ, इसको ले सकता हूँ? डाइटिशियन मुस्कुराते हुए, अल्कोहल कम लेना सर, और नॉन वेज में रेड मीट नहीं लेना, बाकी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। अब रोगी मन ही मन सोचते हुए कि चलो कम से कम यह बंद करने को तो नहीं कहा। रोगी ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया।
समय निकाल कर इको भी करवा लिया। वह नॉर्मल आया। डॉक्टर साहब से मिलकर थोड़ा निश्चित हो गया। दवाइयाँ खाते हुए 1 महीना हो गया था। चीज़ों में थोड़ा आराम मिला। बीपी नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, विटामिन डी थोड़ा बढ़ गया था। वजन भी 20-20 3 किलो बढ़ गया था। डॉक्टर साहब ने सभी दवाइयाँ कंटिन्यू खाने को कही। दर्द की दवा को ज़रूरत होने पर खाने को कहा। रोगी फिर से 1 महीने दवाइयाँ खाता है, लेकिन जब भी दर्द की दवाई या ताकत की दवा नहीं लेता तो दर्द और कमजोरी फिर से वैसी ही महसूस होने लगती है। फिर से डॉक्टर साहब को अपनी परेशानी बताता है। इसके साथ साथ रोगी को अब एक नई परेशानी हो गई और उसे कब्ज भी रहने लग गई और कभी कभी एसिडिटी भी बढ़ जाती थी। घुटने में भी अब दर्द होने लगा था और एलोपैथी डॉक्टर ने उनको कहा कि मैं आपकी दर्द की दवाई में बदलाव कर रहा हूँ, यह थोड़ा कम नुकसान करेगी, इसे आप रेगुलर खा सकते हैं। साथ में पेट साफ करने के लिए एक दवाई और लिख दी, इसे रात में सोते समय आप खाना, और सुबह खाली पेट की एक छोटी सी दवा और है, इससे आपको एसिडिटी बिल्कुल नहीं होगी। बीच में रोगी को फिर से दर्द असहनीय होने पर डॉक्टर साहब से मिलना पड़ा। इस बार डॉक्टर ने रोगी को फिजियोथेरेपी करवाने की सलाह दी। रोगी ने कुछ दिन लगातार इसे भी करवाया, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं मिला। ऐसे ही अगले 3-4 महीने चलता है। रोगी जब दवा खाता है तो आराम, नहीं खाता है तो फिर से वही परेशानी, और अपने एलोपैथी डॉक्टर के पास जाकर रोगी यह परेशानी बताता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि चलने दीजिए, यह दवा तो आपको खानी होगी, थोड़ा वजन कम करिए तो अच्छा फायदा हो सकता है। आखिरकार रोगी को लगता है कि इस बड़े से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के बड़े से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब के अलावा के विकल्पों की तलाश की जाए। अपने जानने वालों में अपनी ओर से नेट आदि पर सर्च करने के बाद उसे लगता है कि आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कराया जाए। रोगी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाता है तथा शुरू से अंत तक की जानकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर को देता है। डॉक्टर साहब से पूछता है कि सर मेरी दिक्कत सही क्यों नहीं हो रही, टेस्ट में भी जो आ रहा है वह कुछ दिनों की दवा खाने के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही दवाई बंद करता हूँ तो स्थिति फिर से वैसी ही हो जाती है। आयुर्वेद वैद्य या आयुर्वेद डॉक्टर मरीज से पूछता है कि आप जिस ऑफिस में रहते हैं वहाँ एसी है या चाय कितनी पीते हैं। मरीज बड़े उत्साह से बताता है कि हाँ सर, मेरे ऑफिस और घर दोनों में एसी है। चाय ऑफिस में रहने की वजह से 3-4 या कभी कभी इससे भी ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर साहब मेरी दिक्कत क्या है, क्या आप इसे बता सकते हैं, क्या आप इसे सही कर सकते हैं? आयुर्वेद डॉक्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मरीज से कहता है कि मैं आपको सबसे पहले आपकी दिक्कत समझाता हूँ, आप समझ सकेंगे कि दिक्कत क्या है, और इस दिक्कत का उपचार हमारे पास न होकर आपके पास ही है। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर की यह बात सुनकर मरीज थोड़ा चकराता है और अपनी समस्याओं का उपचार खुद से ही समझने के लिए उत्सुक हो जाता है। आयुर्वेद डॉक्टर ने कहा, आपकी समस्याओं से जुड़ी दिक्कत के विषय में आपको समझाता हूँ। आप सबसे पहले हमारे शरीर में कार्य करने के तरीके को समझिए। हमारे शरीर में ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है। हम कुछ भी खाते हैं तो हम उसे गले तक तो पहुँचा देते हैं, लेकिन वह अपने आप फिर पेट में जाता है, आंतों में जाता है और हमारे शरीर से मल बनकर शरीर से बाहर आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से एक वायु मौजूद है जो हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक गति को नियंत्रित करती है। इसी तरह हम सांस लेते हैं, वह भी एक तरह की वायु है। आयुर्वेद में इसे वात कहते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे सभी के शरीर में टॉक्सिस यानी कि दूषित चीज़ें बनती हैं, जैसे कि पसीना, यूरिन, मल। लेकिन कई बार हम अपने खान पान और रहने की आदतों में बदलाव कर लेते हैं, जिससे कि यह मल शरीर से सही से बाहर नहीं आ पाते। जैसे आप ज़्यादा समय एसी में रहते हैं जिससे आपको पसीना नहीं आता, नॉनवेज खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, अधिक चाय पीते हैं, देर से पचने वाले खान पान या तली भुनी चीज़ों को अधिक खाते हैं, लगातार काम में बिजी रहने की वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, शाम को खाना अधिक खाते हैं और उसके तुरंत बाद सो जाते हैं। इन सभी कारणों से टॉक्सिस बढ़ जाती है जो शरीर में रहने वाली वायु की वजह से एक स्थान से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है, जिससे शरीर में दर्द रहना, जकड़न रहना, सूजन रहना आदि दिक्कतें हो जाती हैं। आयुर्वेद में हम इसे आम वात कहते हैं। ऐसे ही हमारी पृथ्वी पर ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण मौजूद है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आती है। शरीर में भी यही सिद्धांत लागू होता है। आयुर्वेद में भी वात की गति को ऊपर से नीचे की ओर माना गया है। इसे आयुर्वेद की भाषा में वात की अनुलोम गति कहते हैं। लेकिन जब शरीर में रूखी चीज़ें या गरिष्ठ चीज़ें लगातार पहुँचती हैं तो शरीर में भी रूखापन बढ़ जाता है, जिससे वात की गति नीचे न जाकर ऊपर की ओर हो जाती है। इसे आयुर्वेद में वात की प्रतिलोम गति माना गया है, जो बीमारियों को बढ़ाती हैं
आप खान पान तो गलत कर ही रहे हैं, साथ ही केमिकल वाली दवाइयाँ के लेते रहने से यह रूखापन और बढ़ जाता है। इसीलिए आपकी कब्ज और एसिडिटी बढ़ी है। अब आपको करना यह है कि आपको अपने खान पान में बदलाव करना है, अपनी दिनचर्या में बदलाव करना है। आयुर्वेद में हम इसे निदान परिवर्तन कहते हैं। अनावश्यक तनाव से बचना है। साथ में आयुर्वेद की कुछ वात को अनुलोम करने वाली दवाएं या टॉक्सिस को निकालने या शमन करने वाली दवाइयों का सेवन करने से आप स्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए आरंभ में मैंने आपसे कहा था कि इस समस्या का उपचार आपके हाथ में है। आयुर्वेद चिकित्सक के द्वारा बताई गई है प्राकृतिक थ्योरी रोगी को समझ में आ गई और उसने आयुर्वेदिक डॉक्टर के बताए अनुसार निदान परिवर्जन व आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रारंभ की। फिर 2 महीने में लाभ हुआ और कुछ माह दवाइयाँ और परहेज करने के बाद आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बंद कर सके। यह स्टोरी किसी व्यक्ति विशेष या किसी चिकित्सा पद्धति को नीचा दिखाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई। इसका उद्देश्य आज के समय में एलोपैथी जगत की चिकित्सा के करने के तरीके, चलन और आयुर्वेद के प्राकृतिक सिद्धांत के द्वारा मिल रहे हजारों रोगियों के लाभ पर आधारित अनुभवों पर कही गई है। सही जागरूकता के लिए प्रकृति के नियमों के विपरीत चिकित्सा करने से कुछ कंडीशन में अल्पकालिक लाभ तो मिल सकते हैं, लेकिन स्थायी समाधान कभी नहीं। इसलिए प्रकृति की ओर मुड़े और अधिक से अधिक लोगों को इस विषय के लिए जागरूक करें। आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।